तो मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स, जिसके पिछले लेक्चर कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.12। दोस्तों ये लेक्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बात किया हुआ था कि विटामिन क्या होते थे, विटामिन के बारे में देखा था, विटामिन से रोग कौन से होते थे इसको देखा था। उसके बाद में हमने न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड हमने बताए थे दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता है और आरएनए होता है। और उसी लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि डीएनए के बाद में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम लोग कई बार क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में जाते हैं, जैसे कहते हैं कि बायोमेट्रिक देनी है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं फिंगरप्रिंट देते हैं अपने, और किसी भी एक इंसान का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है, क्योंकि डीएनए सबका क्या होता है अलग अलग होता है। जितने भी व्यक्ति हैं किसी एक व्यक्ति का डीएनए किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, सबका डीएनए अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन वो मिलेगा किससे, जिससे वो जेनेटिक रूप से जुड़ा हुआ है उससे मिलेगा। सो दोस्तों बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, प्रिंट और प्रिंटिंग में अंतर क्या है, इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि हमारे ये पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है। जैसा हमने बताया जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों का डीएनए पैटर्न अलग अलग होता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका सबका डीएनए पैटर्न क्या होता है अलग अलग होता है। सो दोस्तों पहले पॉइंट में वही मेंशन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित बोला गया है, यहाँ पर वो अनिश्चित नहीं है। निश्चित क्यों लगाया गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डीएनए पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं। डीएनए पैटर्न कभी भी किसी प्रक्रिया के द्वारा बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे बोला गया डीएनए पैटर्न जो होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। सो दोस्तों पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित डीएनए पैटर्न होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट कह रहा है डीएनए अणुओं में क्षारकों का जो अनुक्रम होता है वही क्या कहलाता है डीएनए पैटर्न कहलाता है। अब दोस्तों पहले पॉइंट में हमने बताया कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका डीएनए पैटर्न निश्चित होता है। अब क्वेश्चन मार्क आ गया होगा सर ये डीएनए पैटर्न होता क्या है, तो दूसरा पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा पॉइंट यही बता रहा है कि डीएनए अणुओं में जो क्षारकों का अनुक्रम होता है, इसका मतलब डीएनए अणुओं में क्या होंगे क्षारक होंगे, और उनका जो एक क्रम होता है उसी क्रम को ही हम क्या कहते हैं डीएनए पैटर्न कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। सो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है अतः। अतः का मतलब क्या होगा, इससे हम देखेंगे क्या निकल के आएगा। लिखा गया है अतः प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए पैटर्न, आप उसको डीएनए पैटर्न बोलिए या आप क्या कह सकते हैं क्षारकों का अनुक्रम, क्योंकि क्षारकों का जो अनुक्रम होता है वही तो डीएनए पैटर्न होता है। सो दोस्तों यही लिखा गया है प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए पैटर्न या क्षारकों का अनुक्रम दूसरे व्यक्तियों से अलग होता है या होते हैं। सिंपल सी बात है, जितने भी व्यक्ति हैं उनका डीएनए पैटर्न अलग होता है, यानी किसी भी व्यक्ति का डीएनए पैटर्न एक जैसा नहीं होता है। अगर डीएनए पैटर्न एक जैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनके क्षारकों का जो अनुक्रम होगा वो भी एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि क्षारकों का अनुक्रम ही तो डीएनए पैटर्न कहलाता। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट है किसी प्रक्रिया द्वारा डीएनए पैटर्न या आप क्या कह सकते हैं क्षारकों का अनुक्रम परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने कई बार बताया है कि डीएनए कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वही लिखा गया है कि किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आप कोई भी प्रक्रिया करवा लीजिए, लेकिन कभी भी आप अपने डीएनए को बदल नहीं सकते। ये नहीं कहेंगे सर हम जा रहे हैं कि हम अपना आज जाएंगे डीएनए डलवा के ले आएंगे दूसरा नया एकदम ब्रांड न्यू डीएनए पड़ जाएगा। सो ऐसा नहीं हो सकता, डीएनए पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों यही लिखा गया किसी प्रक्रिया के द्वारा डीएनए पैटर्न या आप क्या कह सकते हैं डीएनए पैटर्न को ही हम क्या कहते हैं क्षारकों का अनुक्रम, ये कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, लिखा है तथा यह पैटर्न या अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति की सभी कोशिकाओं के लिए
एक समान होता है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी में एक जैसा डीएनए पैटर्न होता है। जैसा कि हम लोग ह्यूमन बॉडीज हैं, ठीक है, मानव शरीर क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। यानी बहुकोशिकीय का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और जितनी सारी कोशिकाएं होंगी एक व्यक्ति का एक ही डीएनए पैटर्न होगा और वो डीएनए पैटर्न सभी कोशिकाओं में होगा। जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सभी कोशिकाओं में एक व्यक्ति का एक जैसा डीएनए पैटर्न होगा। या आप क्या कह सकते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सभी कोशिकाओं में क्षारकों का अनुक्रम कैसा होगा, एक जैसा होगा। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता सर यहां पर जो कोशिका है उसका डीएनए पैटर्न अलग है, यहां पर जो कोशिका है इसका डीएनए पैटर्न अलग है। अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो उसमें जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सभी कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा और डीएनए पैटर्न ही क्या कहलाता है, क्षारकों का अनुक्रम। अब कोशिकाओं में क्यों बोला गया, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होते हैं और नाभिक के ही अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है। जितने भी लेक्चर्स आपने पीछे देखे हुए हैं उनका आप रिवीजन जरूर करते रहिएगा। रिवीजन अगर नहीं होगा तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है बल्कि क्या करना है, रिवीजन करना है और पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या लिखा गया है। अगला पॉइंट लिखा है, अतः किसी व्यक्ति की डीएनए पैटर्न के संबंध में सूचना डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। हमको पढ़ना क्या था, हमको यही तो देखना था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रिंट और प्रिंटिंग में अंतर क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए पैटर्न के संबंध में जो सूचना होती है, यानी उसके संबंध में हमको उसका पैटर्न अगर जो पता होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा। तो दोस्तों लिखा है, तथा डीएनए नमूनों के मेल कराने की इस तकनीकी को क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या था कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके डीएनए पैटर्न के संबंध में जो सूचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती हैं। तथा डीएनए नमूनों के मेल कराने की, यानी ये जितने भी डीएनए के नमूने होते हैं उनका जब आप मेल कराते हैं और जिस तकनीकी से कराते हैं उसी तकनीकी का नाम क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। यही दोस्तों है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कई बार क्वेश्चंस बने हुए हैं इस पर। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं छोटा सा एक पॉइंट और है। सिंपल सी बात है, चलिए यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट हमने पढ़ लिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है ये देख लिया, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा सीआईडी में क्या करते हैं, कहीं से भी कहते हैं इसके डीएनए सैंपल से हमको क्या पता चल जाएगा कि आदमी कौन था या कौन सा शख्स ऐसा था जिसने ये चीजें किया हुआ है। यानी अपराधों के बारे में पता किसके द्वारा लगाया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। अपराध के बारे में पता लगाया जाता है, दोष सिद्ध किए जाते हैं कि इसने ये काम किया है कि नहीं किया है। ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती हैं। सो दोस्तों ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए पैटर्न क्या होता है, अलग होता है। यानी अगर एक डीएनए पैटर्न के बारे में वहां से आपको पता चला, इसका मतलब क्या होगा, इस जैसा डीएनए पैटर्न जो होगा वो कहीं भी नहीं होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए पैटर्न अलग होता है। यानी यहां से क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप अपराधों के बारे में पता लगाते हैं, दोष सिद्ध करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं करी जाती हैं, वो किसके द्वारा होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि हमने देखा था न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब ये अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। सो दोस्तों इसको हटाते हैं और देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। सो दोस्तों बात करते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, यानी इनके बीच में अंतर क्या होता है इसको देखेंगे। सो दोस्तों जहां पर हमने लिखा हुआ है, एक साइड में डीएनए को लिखा गया है और एक साइड में आरएनए को लिखा गया है। जैसा कि लोअर क्लासेस में जब अंतर करते थे तो एक साइड में जिस चीज का देखते थे और दूसरे साइड में अपोजिट चीज का, बीच में क्या करते थे, लाइन खींच देते थे। कुछ वही काम यहाँ पर भी किया गया है, क्योंकि हमको क्या देखना है, इनके बीच में अंतर देखना है। तो सबसे पहला अंतर क्या हो गया, इनका नाम ही सबसे बड़ा अंतर है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड,
और इसका क्या होता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल या राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सो दोस्तों इनके नाम में ही सबसे बड़ा अंतर है। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, इसमें 4 विषम चक्री क्षारक होते हैं। जैसा कि हमने क्या बताया था, डीएनए पैटर्न क्या होता था, क्षारकों का अनुक्रम होता था। इसका मतलब इसमें क्षारक होते थे। कौन कौन से क्षारक होते हैं डीएनए में, सो दोस्तों बताया गया इनमें 4 विषम चक्री क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। कैसे क्षारक, विषम चक्री क्षारक होते हैं। अब ये क्षारक कौन कौन से होते हैं, सो दोस्तों लिखा गया है पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामिन। क्षारक के नाम जरूर याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। सो दोस्तों बिल्कुल भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामिन, ये 4 जो क्षारक होते हैं ये किसके होते हैं, डीएनए के होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आरएनए के कितने क्षारक होते हैं। तो दोस्तों लिखा गया है इसमें 4 विषम चक्री क्षारक होते हैं। इसका मतलब डीएनए और आरएनए में दोनों में कितने विषम चक्री क्षारक होते हैं, 4। लेकिन इसमें कौन कौन से 4 होते हैं, तो पहला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। कैसा, यूरेसिल। इसका मतलब क्या हुआ सर, डीएनए और आरएनए में 3 क्षारक तो समान हैं। एडेनिन यहां भी है, एडेनिन यहां भी है, ग्वानिन यहां भी है, ग्वानिन यहां भी है, साइटोसिन यहां भी है, साइटोसिन यहां भी है। इसका मतलब डीएनए और आरएनए में 3 क्षारक क्या हैं, समान हैं। लेकिन डीएनए का जो चौथा क्षारक होता है वो अलग होता है और आरएनए का भी जो चौथा क्षारक होता है वो अलग होता है। डीएनए का चौथा क्षारक कौन है दोस्तों, थायामीन। तो इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर दिया। डीएनए का चौथा क्षारक क्या है, थायामीन, और आरएनए का चौथा क्षारक का नाम क्या होता है, यूरेसिल। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि यूरेसिल डीएनए का क्षारक है कि आरएनए का क्षारक है, या कई बार आता है कि थायामीन जो होता है डीएनए का क्षारक है कि आरएनए का क्षारक है। तो वहां से आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर यूरेसिल आएगा तो वो आरएनए का क्षारक होगा, अगर थायामीन आ जाएगा तो वो किसका क्षारक हो जाएगा, डीएनए का क्षारक हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, इसका अणुभार आरएनए से अधिक होता है। किसका अणुभार आरएनए से अधिक होता है, तो लिखा गया इसका का मतलब क्या हुआ, डीएनए का। डीएनए का जो अणुभार होता है वो आरएनए से क्या होता है, अधिक होता है। अगर डीएनए का अणुभार आरएनए से अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, आरएनए का जो अणुभार होगा वो डीएनए से कम होगा। सो दोस्तों वही लिखा गया है कि इसका यानी आरएनए का अणुभार डीएनए से कम होता है। सो दोस्तों अंतर स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्स को आप क्या पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार फोकस के साथ पढ़ेंगे, सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करते हैं उन सभी चीजों के आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं। और दोस्तों वो नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, लिंक पर जाना है, क्लिक करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। सो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट लिखा गया है डीएनए 2 स्ट्रैंडों का बना होता है। यानी डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि डीएनए में क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं। लेकिन आरएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, आरएनए में 1 स्ट्रैंड होता है। या आप क्या कह सकते हैं, डीएनए में द्विक स्ट्रैंड होते हैं या डबल स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है या एकल स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें आनुवांशिक सूचना संचित होती है। किसमें आनुवांशिक सूचना संचित होती है, लास्ट लेक्चर से बताते हुए आ रहे हैं कि डीएनए में क्या होता है, आनुवांशिक सूचनाएं संचित होती हैं। लेकिन आरएनए में आनुवांशिक सूचना संचित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए में संचित होती हैं, आरएनए में संचित नहीं होती हैं। ये भी एक क्या है, डीएनए और आरएनए के मध्य एक अंतर है। अब दोस्तों अगला अंतर क्या लिखा गया है, इसमें मोनोसैकेराइड शर्करा डीऑक्सीराइबोज उपस्थित होता है। क्योंकि इसका नाम ही क्या होता है, डीऑक्सीराइबो।
यही तो होता है। मतलब ये एक प्रकार की मोनोसैकेराइड शर्करा होती है जिसमें क्या उपस्थित होता है, डीऑक्सीराइबो उपस्थित होता है। और आरएनए में क्या उपस्थित होगा, ये भी एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, लेकिन इसमें उपस्थित क्या होता है, डीऑक्सीराइबो नहीं बल्कि राइबोज उपस्थित होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं डीएनए और आरएनए का अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आए हुए हैं। जब हम अनसॉल्व्ड को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आए हुए भी हैं। सो दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ग्लूकोज में कितने OH समूह उपस्थित होते हैं, 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, यह आपको सिद्ध करना है। कई बार OH समूह लिख के आ जाएगा या कई बार लिख के आता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। OH क्या होता है, एल्कोहल ही तो होता है, 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। या कई बार लिख के आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या है, केवल एक आंसर है। इसकी रिएक्शन यानी ग्लूकोज की आप PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लूकोज में कितने OH समूह उपस्थित होते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला, जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर CHO होता है। CHO होता क्या है, एल्डिहाइड होता है। और क्या लिखते हैं, CHOH CHOH। कितनी बार CHOH लिखते हैं, 4 बार। चलिए 4 बार CHOH लिख लिया। और सबसे नीचे क्या लिखते थे, CH2OH, यही तो लिखते थे। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये फॉर्मूला किसका हो गया दोस्तों, ग्लूकोज का। हमको क्या देखना है कि ग्लूकोज में आप ये बताइए, कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों देखिए जरा, एक OH समूह ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज में कितने OH समूह हैं, 5 OH समूह उपस्थित हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, PCl5 क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरस। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। जब इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो जितने OH समूह हैं वो हट जाएंगे। जितने भी OH समूह हैं कितने टाइम्स कराएंगे, 5 टाइम्स आप PCl5 से रिएक्शन करवाइए तो जितने भी OH समूह हैं उतने हट जाएंगे। और जहां जहां से OH हटेगा वहां वहां क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। सो दोस्तों करते हैं इसको। CHO ऊपर लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नीचे, CH, फिर CH और CH2। ठीक है, यहां से OH हटा दिया, ये भी OH हट गया, ये भी OH हट गया, ये भी OH हट गया, ये भी OH हट गया। एक सेकंड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छी बात है। हमने क्या कहा, जितने OH हैं उनको हटा दीजिए और वहां क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए। चलिए यहां पर Cl लगा देते हैं, यहां पर Cl लगा देते हैं, यहां पर Cl लगा दिया और यहां पर Cl लगा दिया और एक Cl यहां पर लगा दिया कि नहीं लगा दिया। इसका मतलब हमने कितने Cl का यूज कर लिया, 5 Cl का यूज कर लिया। हमारे पास Cl हैं कितने, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी 25 Cl है। अभी भी हमको काम करना है। सो दोस्तों आगे देखेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा 5 टाइम्स ऑफ POCl3, यानी ये क्या होता है, फास्फोरिल क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या होता है, फास्फोरिल क्लोराइड। अब दोस्तों जरा देखिए, 5 या 15, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। 3 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब 15 Cl यहाँ हो गए, 5 Cl यहाँ हो गए, 20 Cl का आपने यूज कर लिया, 5 Cl अभी बाकी रह गए। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए सर, 5 टाइम्स ऑफ HCl। जरा देखिए यहाँ पर 5 Cl का आपने यूज कर लिया कि नहीं यूज कर लिया।
कितने Cl कैसे जाना है, यहाँ पर 1 माना, 1 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपने क्या देखा कि जब ग्लूकोज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो जितने OH होते हैं वो निकल जाते हैं और वहाँ पर क्या लग जाता है, Cl लग जाता है और यहाँ से फास्फोरिक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको प्राप्त होता है। अब इसका नाम क्या होगा, इसको लिख लेते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या होगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या लिख सकते हैं, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। पेंटा क्यों बोला, क्योंकि कितने Cl आपने लगाए, 5 लगाए, 5 का मतलब पेंटा, क्या लगाया, Cl लगाया, इसीलिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। किस में लगाया, ग्लूकोज में लगाया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। अब दोस्तों एक तो तरीका ये है, या अगर आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना हमने आपको सिखाया था। कैसे लिखेंगे, CHOH यहाँ पर कितनी बार लिया गया है, 4 बार लिया गया कि नहीं, देखिए जरा, CHOH 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 4 बार लिया गया। या इसको क्या लिख सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो उसका छोटा सा फॉर्मूला हमने ये भी आपको बताया था, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी आपको बताया था कि नहीं बताया था। ये भी क्या है, ये भी आपका ग्लूकोज हो गया। या इसको थोड़ा सा और नीचे से लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने के लिए। CHOCH का होल 4CH2OH, ये भी क्या है, ये भी ग्लूकोज ही है। ये हमने आपको बताया था क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी आपको 5 OH दिखाई देंगे, 4 लगा हुआ है, यहाँ OH है, इसका मतलब कितने OH हैं, ये 4 OH हैं और 1 OH यहाँ पर, इसका मतलब कितने OH हो गए, 5 OH हो गए। क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज करके लिख लेते हैं दोस्तों। जब आप इसको चेंज करके लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, CHOCH की जगह क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, 4 बना दीजिए, यहाँ क्या कर देंगे, CH2Cl, ठीक है, नाम वही रहेगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज। यानी आप इस फॉर्मेशन में रिएक्शन दिखा सकते हैं, या जैसा हमने आपको रिएक्शन बताया था आप उस तरीके से भी रिएक्शन दिखा सकते हैं। सो दोस्तों क्या था, क्वेश्चन यहाँ से कई प्रकार से बन सकता है। आंसर कितने प्रकार का होगा, केवल एक ही प्रकार का तो आंसर है, और 3 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। सो दोस्तों ये 3 नंबर आसान है कि नहीं आसान है, बिल्कुल आसान है। सो दोस्तों करना क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा और हमको इसको कैसे करना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में देख रहे हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आता कितने नंबर का है, 2 नंबर का। चलिए 2 नंबर भी पक्के कराते हैं। तो दोस्तों यहां से लगभग आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने पर भी यह सिर्फ परीक्षण नहीं देता है। ग्लूकोज के अंदर क्या उपस्थित होता है, CHO क्या होता है, CHO को ही तो हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, सभी को पता है। इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ग्लूकोज में क्या एल्डिहाइड उपस्थित है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर। तो क्वेश्चन ही कह रहा है ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तब भी ये सिर्फ परीक्षण नहीं देता है। इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका कारण सीधा है, क्योंकि इसकी जो चक्रीय संरचना होती है उसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित नहीं होता है। और एल्डिहाइड को हमने क्या बताया, CHO ही तो बताया था कि इसकी जो चक्रीय संरचना होती, किसकी चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है उसमें एल्डिहाइड उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए ये सिर्फ परीक्षण नहीं देता। अब दोस्तों चक्रीय संरचना क्या है, चक्रीय संरचना के बारे में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आप पिछले लेक्चर को उठाएंगे तो वहां देखेंगे आपको चक्रीय संरचना दिखाई देगी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। बात करते हैं यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला हमको सबको पता है क्या होता है, CHOCH का होल 4 होता है, CH2OH होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बिल्कुल। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दिखाने के लिए भी एक रिएक्शन है। रिएक्शन आप किससे करवाएंगे सर, HCN से आप रिएक्शन करवा दीजिए। यानी ये क्या, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसमें कौन सा समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। सो दोस्तों जैसा कि हम बताते हैं, यहाँ पर हमने लिखा CHO। CHO क्या है, एल्डिहाइड है। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं,
सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड H और एक बॉन्ड नीचे बना देंगे क्योंकि नीचे हमको सारी चीजें जोड़नी है। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पर कार्बोनिल समूह कैसे आया, ये क्या है CO है कि नहीं है, कार्बोनिल समूह दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, C डबल बॉन्ड हो। अब हमको यही दिखाना है कि CHO को, सॉरी क्या दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। इसकी उपस्थिति के लिए आपको किससे रिएक्शन करवानी है, HCN से रिएक्शन करवानी, हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पर एल्डिहाइड को कुछ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, इसका मतलब एक कार्बन और 2 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब देखिए ये कार्बन क्या 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, 1 2 3 और 1 4, एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। और कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस रिएक्शन की तरफ और देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने नीचे लिखा हुआ। अब क्या होगा, जैसे लिखा है HCN वैसे ही ले जाकर आप यहाँ जोड़ दीजिए। कब जुड़ेगा, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तभी क्या होगा, HCN वहां पर जुड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं HCN को। H लिखा था, H लिखा, C लिखा था, C लिखा, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की जगह कैसा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। O लिखा था, O लिख दिया। HCN को जोड़ना है, O के साथ जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा और यहाँ से CN यानी साइनाइड इस तरीके से आ जाएगा। या आपकी मर्जी है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आप अगर HCN ऐसे ही दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा दीजिए, नो प्रॉब्लम। डबल बॉन्ड टूटेगा, HCN जुड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। या आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये भी क्या है, HCN ही तो लिखा है, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से दिखा सकते हैं। फिर नीचे जो लिखा था, नीचे जैसा था वैसा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CHOH का होल 4, CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सो दोस्तों इसको स्किप नहीं करेंगे, सारी चीजें अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।